नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कुछ घंटे बाद ही केंद्र का अंतरिम बजट पेश होगा। वोट ऑन अकाउंट जिसे कहा जाता है, लेखा जोखा होता है, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस वोट ऑन अकाउंट में भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं। उस पर सबकी निगाहें हैं। और उसके बाद हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है, उसमें भी अब सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। क्या कुछ संभावनाएं हैं उसको समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट कल पेश करने जा रही है। केंद्र के बजट में क्या कुछ खास रहेगा, इसमें कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से क्या कुछ जनता को देने वाली हैं। मोदी सरकार के आखिरी बजट में लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर खास निगाहें गड़ी हुई हैं। केंद्र के बजट पेश होने के बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज भी होने जा रहा है। 20 फरवरी को मनोहर सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र शुरू करने जा रही है। मनोहर सरकार के इस आखिरी बजट को जनता का हितकारी बजट बताया जा रहा है। और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं, उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गाँव के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल के उनको आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आखिरी बजट को हितकारी और जनता का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश पहले से कर्ज में डूबा, इस बार कितना कर्ज में डुबाते हैं। वहीं उन्होंने सत्र को लेकर मांगे जा रहे सुझाव पर भी तंज कसा है। पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में 20 तारीख से है बजट सत्र शुरू होगा। अब वो मेरे ख्याल में इसी बात की इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ सेंटर का बजट आ जाए, उसके बाद स्टेट का बजट पेश करेंगे। और इस बजट का हमारे को पता ही है। अब सुझाव भी मांगे थे उन्होंने भी हमारे से। मैंने सुझाव देने का फायदा क्या, तुमने कर्जा ही बढ़ाना है। पीछे भी सुझाव दिए थे, कोई सुझाव पे अमल नहीं किया गया और कर्जे में हरियाणा डूब रहा है। देखते हैं इस बजट में कितना और कर्जे में डुबाएंगे। फरवरी में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। अपने अपने बजट में क्या कुछ निकलकर जनता को देने वाले हैं, ताकि वो जनहितैषी कहलाए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और 4 खास मेहमान हमारे से जुड़ गए। पक्ष रखेंगे डॉक्टर पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी से, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि पहले केंद्र का बजट आना है, लेकिन क्या है कि समावेशी चर्चा है, क्योंकि दोनों ही बातचीत अभी दोनों बजट की चल रही है। अंतरिम बजट को लेकर बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन परंपराएं बदली हैं। अब उसमें भी घोषणाएं बड़ी हो जाती हैं। और फिर हरियाणा का तो बजट आना ही है और चुनावी वर्ष है, तो ये चुनावी बजट के लिहाज से देखा जाए, या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चिंता तो आजकल ईडी ने बढ़ा रखी है। मुझे नहीं पता वो किस प्रकार की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल का सीधा जवाब दूं मैं तो भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार बनी, उसके बाद से हर बजट जो है एक कॉन्टिन्यूटी का बजट है। एक बजट लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इस देश के अंदर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हाई पर लेकर गए हैं हम लोग। हम आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो बड़ी इकोनॉमीज में देश दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ के साथ हम बात कर रहे हैं। फास्टर देन, हम सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, फास्टर देन अमेरिका, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। इन सभी देशों से अधिक बेटर हमारी जीडीपी है। जबकि हम याद करें यूपीए के शासनकाल में भारत की जो जीडीपी रेट होती थी वो चाइना से आधी भी नहीं होती थी। पिछले क्वार्टर के अंदर हमने किस प्रकार 7.8% और 7.6% जो है हमारा अच्छा वो रहा है। आईएमएफ ने जो हमारे लिए ग्रोथ के एक प्रेडिक्शन की थी, खुद उसको जो है बेटर के लिए रिवाइज करना पड़ा। आईएमएफ हिंदुस्तान की एजेंसी नहीं है, उसके बावजूद भी किस प्रकार हमारे लिए वो पैसिव एक वो देती हैं और उसके बाद किस प्रकार रिवाइज करती है, पॉजिटिव उसमें रिविजन्स होती हैं। आगे भी 2025 और 26 के लिए उनकी रिविजन्स बेटर हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं
तो किस प्रकार हिंदुस्तान आज दुनिया के सबसे ज्यादा जो मोबाइल एक्सपोर्ट जो करने वाले देश हैं उनमें से एक है। ऑटोमोबाइल में भी हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस प्रकार का बूम लेकर आए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट एक सुई भी नहीं हम एक्सपोर्ट करते थे, हर चीज बाहर से खरीदा करते थे। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर डिफेंस खरीद करने वाला देश होता था, यानी कि रक्षा सौदे करने वाला होता था तो भारत होता था, और यहाँ पर भ्रष्टाचार होते थे। आज 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं। आज सेंसेक्स जो है 71,000 पॉइंट पर है। आज इंडिया बूम कर रहा है। जिस समय हम सरकार में आए थे तब किस प्रकार मूडीज नाम की एक एजेंसी ने भारत को फ्रजाइल 5 में रखा था, यानी दुनिया की सबसे 5 बिगड़ी हुई इकोनॉमीज में से एक, जिसमें उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे तथा कथित कांग्रेस के नेता मनमोहनी सरकार थी सोनिया जी की, और सरदार मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री जी थे, अर्थशास्त्री जी थे। उस समय देश की इकोनॉमी को दुनिया की 5 सबसे बिगड़ी हुई इकोनॉमी में से एक रखा था। वही एजेंसी ने आकर 2021 में उसी एजेंसी ने कहा कि दुनिया की सबसे 5 बढ़िया जो इकोनॉमी चल रही है, फ्रजाइल 5 से फेबुलस 5 तक हमने सफर तय किया। आज दुनिया के अंदर हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बने। जब सरकार में आए थे 11वें नंबर पर थे। किस प्रकार से हमने आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बन गए हैं। साथ साथ किस प्रकार हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आज 8.7% है, जो पिछले 40 साल के आंकड़ों को जो है मात दे रहा है। ये भ्रष्टाचारी लोग चिल्ला चिल्लाकर बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार तो जनता ने इनको कर दिया। देश के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% जो है ये पिछले 40 सालों का सबसे कम है। किस प्रकार से अभी मैं एक और बल्कि बात कहना चाहता हूं आपकी डिबेट के उपयोग करके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे पास कोई इस प्रकार के सूत्रों की जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा सुगंध आ रही है कि एक बहुत मैसिव एक एम्प्लॉयमेंट कोई स्कीम जो है वो भी लॉन्च होने वाली है। बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। किस प्रकार से हम जीएसटी कलेक्शन जो है रिकॉर्ड हाई पर है। किस प्रकार से हमने 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। मोदी सरकार के दौरान ये जुमलेबाजों की जब सरकारें होती थी कांग्रेस की, ये कहते थे ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। वो गरीबी हटाओ का जिन्होंने 20 सूत्रीय प्रोग्राम में अपना पहला प्रोग्राम रखा था वो गरीबी नहीं हटा पाए। बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता आकर, वो 54 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कितने करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। हम आपको बता रहे हैं 13.5 करोड़ गरीबों को लेकर आए हैं। आज एक्साइज के अंदर जो है एक्साइज कलेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि हम एक्साइज रेट घटा रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें वहां पर बेहतर है। पीटीआई स्कीम एक के बाद एक मैं जो है रोल आउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि डिबेट की विवशता है, समय की कुछ कमी है। मैं अगली जो सेगमेंट मुझे मिलेगा उसमें जरूर अपनी बात रखूं। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, 2 बातें हैं। एक तो केंद्र का वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, और फिर हरियाणा का बजट आना है। केंद्र के बजट के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि सलाह मांगी गई है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि कर्जा और बढ़ाना ही है स्टेट के ऊपर। उन्होंने पहले से ये आशंका जाहिर कर दी है। वरुण जी, आपको, भाई ओकार सिंह जी को, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को, भाई विधु रावल जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 1-2 मिनट में पहले डॉक्टर रावल जी के सवालों का जवाब दूंगा। प्रोफेसर रावल साहब ने बहुत लंबे चौड़े दावे किए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसी सरकार के नीति आयोग के लगभग 20-25 दिन पहले जारी आंकड़ों पर ही चर्चा करूंगा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 10 साल के राज में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी, और मोदी जी के 10 सालों के अंदर एक क्वार्टर कम है या 2 क्वार्टर कम लगा लो आप, उनकी एवरेज थी 5.6%। अब आप स्वयं अंदाजा लगा ले 7.8% ग्रोथ भारत की थी तो तब अच्छी तरक्की थी या 5.6% में थी। इन्होंने कहा कि हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे उतार दिया। इन्हीं के आंकड़े इनको गलत साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सभाओं में कहते हैं कि मैं 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन देने का मतलब क्या है कि 140 करोड़ के देश में लगभग 55% गरीब हैं। जब 55% गरीब हैं तो इन्होंने कौन से 13.5 करोड़ लोगों को निकाल दिया, ये यही जाने। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 8.7% है। ये 45 सालों का सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। इन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्शन किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
आपने पेट्रोल के अंदर ही 33-34 लाख करोड़ रुपए पिछले साल 2023 तक के कलेक्ट किए थे। अब 2024 के भी आंकड़े आ जाएंगे, उसके अंदर आपने 25 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को दे दिए। आपकी सरकार ने बताया 15 लाख करोड़ रुपए तो आपने राइट ऑफ कर दिए और 10 लाख करोड़ रुपए आपने कॉर्पोरेट टैक्स में माफ कर दिए। आपने किसानों की हालत क्या कर दी, ये भी आंकड़ा अभी आया है। अभी देश के अंदर जो हमारे किसान है, जब कांग्रेस ने राज छोड़ा था उसकी तुलना में 60% उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्ज का बोझ 60% बढ़ गया। आपने हरियाणा का सवाल पूछा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही बात कही है। जब पिछली बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा तब हमारे ऊपर प्रदेश के ऊपर 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। जो कर्ज हमने 66,000 छोड़ा था, मुख्यमंत्री जी ने उसको कुछ मिलाकर बिजली बोर्ड का मिलाकर बताया 99,000 करोड़ बता दिया। अगर मान लो वो 99,000 या 98,000 करोड़ था और अब पिछले साल 3.25 था, जो इस साल 4 लाख करोड़ होने वाला है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रदेश पर 4 गुना कर्ज बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी ने ही अपने ही आंकड़ों में जो उन्होंने पीपीपी के आंकड़े दिए, मेरे आंकड़े नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 72 लाख परिवारों में से हमने 33 लाख परिवार या 35 लाख परिवार, 37 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है, क्योंकि गरीबी की रेखा केंद्र 1,20,000 रुपए का वर्षों से मान रहा है और हरियाणा में कांग्रेस के जमाने से 1,80,000 रुपए मानी जाती थी। इन्होंने 3 लाख कर 1,20 कर 8 लाख लोगों को और गरीबी के नीचे बताया। इस हिसाब से मैं खत्म ही कर रहा हूं सर, इस हिसाब से हरियाणा के अंदर 55% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। भ्रष्टाचार है, कर्ज बोझ से दबी हुई है। स्वाभाविक है, चुनाव का वर्ष है तो पॉपुलिस्ट वर्ष रखेंगे, नारे देंगे, आंकड़े देंगे, पर उस पैसे का खर्च नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मैं विभिन्न डिपार्टमेंटों की बात बता सकता हूं जो पिछले साल इन्होंने रखा, वही पैसा खर्च होगा। कल के ना कुछ हम एक ही उदाहरण देख के खत्म कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों के लिए 1100 करोड़ रुपए का दिए थे। परसों ही मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उन्होंने खुद चिंता व्यक्त की है कि भाई 1100 करोड़ रुपए तो हमने दे दिए पर खर्च हुए ही नहीं। ठीक है, कल भी चर्चा करनी है, शाम को बचाइए ना कुछ। ओंकार सिंह जी, देखिए, बजट केंद्र का और उसके बाद बजट राज्य का, राज्य के बजट को लेकर चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां एक फुल बजट की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट इधर आना है और चुनावी वर्ष है, तो क्या सरकार सौगात दे सकती है और दे तो इसमें बुरा क्या है? पूछना चाहता हूं कि क्या आंकड़ों से पेट भरता है? परमात्मा करता कि आंकड़ों से पेट भर जाता और मेरे भारत का, मेरे हरियाणा का कोई भी गरीब भूखा ना सोता। 82.5 करोड़ गरीब बना दिए इन्होंने 5 किलो अनाज देकर, और अब ये कह रहे 13.5 करोड़ गरीब हमने कम किए हैं। अब आंकड़ों की माने तो भी ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगर ऐसी बात है तो जनता ने आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर त्राही क्यों है? ये एक ऐसी सरकार हमारे को मिली पिछले 10 साल से जो जनता का खून चूस रही है। एक बात तो बड़े गर्व से कहते हैं, हमारा जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ। जीएसटी कलेक्शन तो रिकॉर्ड हुआ, आप जनता की सेवा भी रिकॉर्ड कर दीजिए। नए नए प्रयोग करके, परिवार पहचान पत्र का प्रयोग करके, प्रॉपर्टी आईडी का प्रयोग करके कैसे जनता की जेब से पैसा निकाला जाए। प्रॉपर्टी आईडी में 14 साल का टैक्स इकट्ठा भेज दिया, और कहां भेज दिया? जो इलाके नए नए नगर परिषद और नगरीय निकाय विभाग में आ गए। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे कि इस बार का बजट गरीब के हित में होगा, हितकारी होगा। ऐसा क्यों? पिछले बजट क्यों ना हुए? अब तक कितने बजट पेश कर लिए, वो क्या खून चूसने वाले थे? अच्छी बात है, हम खुश हैं कि आप जनता का भला करो, अच्छी स्कीम लेके आओ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनता को अपने हित के लिए चुनावी वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? हर बार ऐसा ही होगा कि चुनावी वर्ष में ऐसा होगा? और दूसरा, वरुण जी, मैं एक बात कहूंगा, हमारे भारत में 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता बजट क्या आए क्या ना आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्न वर्ग को सरकार समस्याएं के लिए
उनकी सहूलतों के लिए कुछ सुविधाएं दे रही है। सब नहीं दे रही, कुछ दे रही है। मध्यम वर्ग का क्या हुआ? आप भी मध्यम वर्ग में हो, मैं भी मध्यम वर्ग में हूं। हर बार मध्यम वर्ग पिसता है। इस मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए ये सरकार क्या कर रही है? और दूसरा, पिछली बार का बजट था 1,83,950 करोड़ का, और औद्योगिक सेक्टर के लिए मात्र 850 करोड़ रखे गए थे। अब हम कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कंप्लीट करिए। इन तीनों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों में सरकार का मैक्सिमम बजट यूज हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सुखद हो, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। लेकिन ये सरकार क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अपने बजट का अच्छा पैसा खर्च करेगी? कदापि नहीं। ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग शिक्षित हों। ठीक है ओंकार जी, क्योंकि इनको तो वोट लेनी धर्म के नाम के ऊपर। ठीक ठीक। ये जब वोट का टाइम आएगा, धर्म के नाम का जुमला छोड़ेंगे और जनता को गुमराह करके वोट लेने चलिए वोट के टाइम देखेंगे, अभी बजट पे ही रहते हैं ना, लेकिन वो वोट के टाइम लेकिन एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा अच्छी भी बता इस बार का बजट मुख्य तौर पर रोजगार प्रेरित हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। उसमें 67,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। बस एक बात कह के खत्म करूंगा। अगर हम भारत की बात करें, 70 साल में 1947 से लेकर 2014 तक 70 साल में सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज 210 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर। ठीक है, मतलब 9 साल में इन्होंने 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज और ले लिया। क्या किया इन लोगों ने? ठीक है ओंकार जी, तो जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे ना, आज वो ईडी, ठीक है ओंकार जी, प्लीज देखिए, मैंने आपसे कहा था एक लाइन बोलूंगा, अब ऐसे मत करिए। ठीक है बेनीवाल जी, भाई ये बताएं, हरियाणा में बजट आ रहा है, हितकारी बजट होगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा, चुनावी वर्ष में ऐसा बजट आ सकता है क्या? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बजट आना तो आएगा, हर साल आता है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है कि पिछली बार जो बजट इन्होंने रखा था 1,83,950 करोड़ का, उसकी इन्वेस्टमेंट कहां कहां हुई और किस तरीके से हुई। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा बजट होते हैं इनके। जनता को किसी भी बात का इन पे भरोसा नहीं है। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊं। इन्होंने स्वास्थ्य के लिए 9,647 करोड़ का बजट बनाया, और उसमें सबसे बड़ी एक जो इनकी अमृत काल का जो बजट था, अमृत काल का बजट बोला था पिछली बार इन्होंने, उसमें बोला गया कि गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन गुरु कमल बनाया, लेकिन अस्पताल 700 बेड का गुरुग्राम में नहीं बनाया। दूसरा इनका जो बड़ा जुमला था युवा सशक्तिकरण उद्यमिता में, बोला कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 65,000 भर्तियां करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। 1,000 की लिस्ट जारी कर दें कि पिछले इन्होंने साल में 1,000 नौकरियां दी हो, 1,000 की ही लिस्ट जारी करते हैं, बस उसको मान जाएं। इन्होंने कहा कि नगर और ग्राम जो आयोजना है उसमें हम मेट्रो लाइन को लिंक करेंगे, रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक गुरुग्राम में कोई एक पिलर नहीं लगाया। सदर्न पेरिफेरल रेलवे रोड को पचगांवा तक कुछ नहीं। बहादुरगढ़ में मेट्रो का विस्तार करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अगला था परिवहन और नागरिक उड्डयन में, इन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बस पोर्ट बनाएंगे मल्टी लेवल का, लेकिन बस अड्डा ही नहीं बनाया। मल्टी लेवल का तो जब बनाएंगे ये लोग। उसके बाद कृषि के ऊपर एमएसपी की गारंटी दी गई, एमएसपी नहीं आया। जी पंकज भाई कंप्लीट करिएगा जरा, आवाज आपकी चली जाती है। हाँ, उसमें अभी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, उसमें कृषि के ऊपर इन्होंने कहा कि 500 युवाओं को ड्रोन संचालन दिखाएंगे। कहां पर वो, किन 500 लोगों को इन्होंने ड्रोन का संचालन करना सिखा दिया और वो कहां पर हो रहा है। ऊर्जा के लिए इन्होंने बोला कि पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। 70 तो दिखाएंगे हमारे को। अगला था इनका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी, लेकिन कहीं भी 1 इंच रेलवे लाइन एलिवेटेड इन्होंने बहादुरगढ़ या कैथल में बनाई हो तो विधु रावल जी बता देंगे। अमृत काल के ही सिंचाई और जल संसाधन जो इनका पंकज जी
चलिए आपके सवाल आ गए, मोटे मोटे समझ गए। आप कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड जो है पिछले बार का लेखा जोखा पूरा सामने होना चाहिए। आपका मैं ऑडियो ठीक कराता हूँ, तब तक आपके सवाल और आपकी भावना मेरे तक आ गई है। एक मिनट और जल्दी से। इसमें इन्होंने सिंचाई और जन संसाधन वाले में इन्होंने बोला कि 2000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा का जल संचयन संचार निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पर्यावरण और वन में, ठीक है पंकज भाई, फिर समय बहुत लग जाएगा। आपकी बात समझ गए। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड और लेखा जोखा पिछली बार का जो अनाउंसमेंट हुआ था उनका क्या हुआ वो होना चाहिए। ठीक है, गलत कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जनता एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, बस बोलने अब मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रोफेसर रावल, आपने सुन लिया भाई, सबने क्या कुछ कहा। थोड़ा समय की नजाकत को रखते हुए अपनी बात रख दें। सर समय की ना कहिए, देखिए तीन मैं 3 2 लोगों मिनट ने दे रहा हूं सवाल आपको, पूरे 2 मिनट। सर 3 लोगों ने 5-5 3 मिनट बोला, 15 मिनट, 3 मिनट यानी 15 मिनट के सवाल और 3 मिनट के जवाब। एक मिनट कोई बात के लिए ले लीजिए ना। कोशिश करता हूं। शुरुआत में आपने 5 मिनट लिए थे। नहीं तो मुझे तो 3 लोगों के जवाब देने हैं। चलिए खैर, मैं जल्दी से बात कहता हूं। पहली बात तो देखो, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी का ना व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए 1-2 चीजों को ये मैं इनसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आज की डिबेट के बाद जो है उनका उपयोग ना। बीच में पंकज भाई अब जवाब ले रहा हूं, अभी नहीं आया आपके ऊपर, आप कल पे आएंगे कोई। तो वेद प्रकाश जी से ये प्रॉमिस लेना चाहता हूं, 1-2 चीजें क्योंकि मैं समय लगाकर दर्शकों के सामने करेक्ट कर रहा हूं, आपको भी समझ आ जाएंगे। इसके बाद आप इनका उपयोग ना करना, नहीं तो आपकी थोड़ी देखो राजनीति सूचिता होनी चाहिए। इन्होंने कहा 25 लाख करोड़ रुपया जो है फक कर दिया, हटा दिया। उनमें 15 लाख करोड़ इन्होंने राइट ऑफ किया। अब ये राइट ऑफ कॉर्पोरेट का होता है या बैंक का होता है? मैं जानता हूं आप जानकारी रखते हैं, कम से कम गुमराह मत किया कीजिए। राइट ऑफ के बाद क्या क्या एक्सरसाइजेज होती है पता है ना आपको? राइट ऑफ ये होता है कि बैंक को अनुमति मिल जाती है अधिक लोन आरबीआई से विड्रॉ करने के लिए और उसके बाद जाकर लोगों को देने के लिए। लेकिन जो डिफॉल्टर होता है उसके ऊपर से लायबिलिटी कम नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है, क्रिमिनल एक्शन शुरू हो सकता है। बिना राइट ऑफ के क्रिमिनल एक्शन में नहीं हो सकता। फेमा के रूल्स आप जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं, पहली बात। अच्छा चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं जानते तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, जानकारी तो सभी को लेनी चाहिए ना। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि 98,000 करोड़ का जो हुड्डा साहब के समय कर्ज था वो बढ़कर 3,25,000 का हो गया और फिर इसको कहते हैं 4 गुना हो गया। मुझे नहीं पता किस मैथमेटिक्स से इन्होंने 98,000 से 325 को 4 गुना बना दिया, लेकिन मैं इनकी बात बड़ी करता हूं कि 4 गुना जो है कर्ज हो गया। लेकिन बजट साइज जो है, जो 37,500 करोड़ का भूपेंद्र हुड्डा आखिरी देकर गए थे और अब लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2 लाख करोड़ का। पिछले साल ही 1,86,000 का, 1,83,000 कुछ करोड़ का बजट पेश किया। ये जो 36 से 1,83 हो गया, यानी 5 गुना से भी अधिक हो गया। ये तो 5 गुना, बजट साइज तो 5 गुना हुआ। इस अनुपात में कर्ज तो 5 गुना होना चाहिए था, आपने तो केवल 4 गुना, वो भी गलत कैलकुलेशन के साथ बता पाए। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, हुड्डा साहब ने 5 बार, एक मिनट प्लीज। अरे सरदार जी आप पे तो आए नहीं, अभी आप पढ़ाऊंगा। ओंकार जी प्लीज, अभी ना मच लो, अभी आप मेरी एनर्जी ज्यादा मत लगवाइएगा, गुजारिश है मेरी आपसे। सबका नंबर लगवाने दीजिए सर, देखिए ऐसा पेट भर के अभी एक मिनट रुक जाइए भाई। आप सबने बोला, मैंने 3 मिनट दिए, मैंने ईमानदारी के 3 मिनट दिए पंकज भाई। अमृत काल का डॉक्टर साहब मैंने ईमानदारी के 3 मिनट दिए, प्लीज फिर किसका जाएगा? खुल जाएगी। चोर बचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सवाल पूछते हैं, उत्तर नहीं लेना चाहते। 1 मिनट, 3 मिनट मैंने दिए उनको, फिर नहीं बातों को पंकज बेनीवाल कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, रुक जाइए टाइम वेस्ट कर रहे हैं पंकज बेनीवाल, टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, मैं जल्दी से कांग्रेस वाला पक्ष खत्म करता हूं। जो लोग कर्ज के ऊपर चिखाचिल्ली कर रहे हैं ना, 5 बार आरबीआई के जो है इन्होंने डिफॉल्ट किया। जीएसडीपी जो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है ना कि इतना कर्ज पर आपका जीडीपी होना चाहिए, वो जीएसडीपी 2 जो डेफिसिट रेशियो है उसको हुड्डा सरकार ने 5 बार डिफॉल्ट किया। हमने 1 बार नहीं डिफॉल्ट किया। कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार थी, आजकल आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो लगातार डिफॉल्ट कर रही है। 40% की वो कर रहे हैं, हम 24.6% पर हरियाणा कर रहे हैं। बेनीवाल रुकिए ना, अरे भाई ऐसा मत करिए। आपने कहा डॉक्टर पंकज बेनीवाल रुकिए प्लीज। तो गुरुग्राम तक सीट बुला दिया। आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था पंकज बेनीवाल, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। मेरे को बताने पंकज बेनीवाल आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था, ऐसे ना करें। आप समय नष्ट भी करोगे क्या?
क्या? रुकिए रुकिए भाई, आप नहीं बोलेंगे ना किसको कैसा जवाब देना है। रुकिए 1 मिनट, एंकर को तय करने दीजिए भाई। एंकर साहब समझ रहे हैं, दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं। कोई डिस्टर्ब ना करे चलो करके भाई। अब जिन्होंने पॉलिटिकल बात किया उनका पॉलिटिकल जवाब मैं बाद में दूंगा। पंकज को ज्यादा जल्दी है, पहले पंकज का दे दूं। लेकिन खैर, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, अलमारी काटने से 1 मिनट पेट नहीं लीजिए भरता बस। भाई। सर ये क्या बात हुई? अब 1 मिनट लीजिए ना, 2 मिनट हो गए। सर ये क्या बात हुई सर? वरुण अच्छा जी, बोलिए, अच्छा बोलिए भाई। आंकड़ों से पेट नहीं भरता, आंकड़ों। अरे रुक जाओ भाई, आंकड़ों लिखा हुआ नोट किया हुआ पंकज बेनीवाल, बार बार ना टाइम ना वेस्ट करो, पहले समय कम मिल रहा है। अच्छा, आंकड़ों से तो पेट नहीं भरता, लेकिन अलमारी पीछे काटने से भी पेट नहीं भरता। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, अलमारी काटने वालों को तिहाड़ होती है, उनको आंकड़ों की बात नहीं चलती है। बड़े बड़े महंगे और त्राही मांग कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। अपने समय मैं चुपचाप इनकी सुनी, बोलने भी वो त्राही मांग कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को बार-बार भारतीय जनता पार्टी चुन रही है। सबके पास आऊंगा, मुझ पर भरोसा रखिए भाई, सबके पास आऊंगा। रुक जाइए। रिपोर्ट कार्ड, वरुण जी, रिपोर्ट कार्ड मैंने लिखा भाई, पढ़ना लिखना शुरू करो, पेन पेपर लो, लिखो, नोट किया करो। इन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। बिल्कुल पंकज बेनीवाल जी, आप डॉक्टर भी हैं। हर बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, विच इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द बजट एलोकेटेड, जो हुए हैं उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं आता है, पढ़ा कीजिए ना थोड़ा। अच्छा, जनता को भरोसा नहीं, जनता को क्या नोटा से कम जिनको वोट आती है उस पर भरोसा है। अब मैं इनके सीधे सीधे जो इन्होंने पॉइंट्स दिए उन पर आ रहा हूं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती को लेकर एक कांग्रेस का जो रैकेट है, और ये लगातार ये पब्लिक डोमेन में है, वो रैकेट ऑफ वकील जो कोर्टों में जाकर जिन्होंने अड़ंगे लगा रखे थे, उन अड़ंगों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और वो भर्ती होंगे। आपका सवाल ठीक है। एलिवेटेड रेलवे लाइन की बात करते हैं, बसों की बात करते हैं। एलिवेटेड रेलवे लाइन के लिए जो है किस प्रकार से जमीनें एक्वायर होनी है वो प्रोसेस में शुरू हो गई। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। 1 साल में एलिवेटेड रेलवे स्टेशन कहां बने हुए मुझे बता दीजिए। दूसरे प्रदेश में आपने पंजाब दिल्ली में कहां बनाया बता दीजिए। अच्छा, 20 बस हमने 25। अरे रुक जाइए पंकज जी, आप नहीं बोल पाएंगे इस प्रकार से। मेरी तो बात पूरी हो गई लगभग। अंतिम कंप्लीट करिए, अभी भाग तो पिछले पॉइंट का तो जवाब ले लो। बस स्टैंड का और विस्तार में कल चर्चा करेंगे, अभी कंप्लीट करिए। अरे भाई, बस स्टैंड का तो जवाब ले लो ना पंकज, बस स्टैंड का जवाब नहीं लेना क्या? अच्छा सुनो, अभी देश के अंदर सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक बसेस 28 और 29 जनवरी, केवल 2 दिनों पहले 8 इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड हमने शुरू किए। 350 जो बसेस हैं वो शुरू किए हैं। 25 नए बस स्टैंड हमने बनाए हैं। आपका बस स्टैंड भी बनने की प्रोसेस में है। 25 बस स्टैंड हम बना चुके हैं। उन 25 की आपको लिस्ट दे देता हूं। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की आपको बात बता रहा हूं मैं। और फिर कह रहे गुरु कमल बनाया। अरे भाई, गुरु कमल जो है, और मैं खत्म कर रहा हूं अब अपनी बात, प्लीज। गुरु कमल जो है वो क्या जो 700 बेड वाले हॉस्पिटल है उसके पैसों से बना हुआ है क्या? किस प्रकार गुमराह करते हैं यहाँ पर? अच्छा, एक का जवाब है, मेरे को आगे समय ना दीजिएगा, अब समय ना दीजिएगा मुझे बिल्कुल भी। लास्ट जवाब, ये 80 करोड़ की जो बोलते हैं, 80 करोड़ लोगों को अरे पंकज बेनीवाल टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। अरे अनुमति एंकर से लेकर अनुमति बात की। अच्छा, कंप्लीट, बस मैं खत्म कर रहा हूं। वरुण जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, आगे समय मत दीजिए। बोल रहे हैं ये बैठ के यहाँ पर। जल्दी 30 सेकंड दे दीजिए, जल्दी, बस 30 सेकंड जल्दी। ये जो बार बार कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हाय क्यों दे रहे हो राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन देकर जो है गरीब कर दिया, ये दुनिया में मुझे नायाब तरीका है। लोगों को राशन देकर गरीब किया जाता है या अपलिफ्ट किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ हमने पिछले साल सरकार में अंतरिम बजट में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम अगर दे दी, 5 लाख का आयुष्मान कर दिया, तो क्या 5 लाख, तो क्या 50 करोड़ लोगों को बीमार कर दिया? विद्रोही जी बोलेंगे, बस वरुण जी, बस मुझे जवाब दे दीजिए। इनसे उम्मीद नहीं है मुझे, आपसे उम्मीद है। 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड, राशन के लिए गरीब हो गए। फिर वो कह सकते हैं हम बिजली देकर लिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, ये कह देंगे ठीक है। 5 लाख रुपए देते हैं हर व्यक्ति को हर साल इलाज करवाने का। इसका मतलब क्या उनको बीमार कर दिया? ठीक है, ये क्या लॉजिक है? चलिए ठीक है, आगे बात आ गई। विद्रोही जी मुझे एक बात बताइए। वेद प्रकाश जी, आगे से ये 80 करोड़ वाला लॉजिक मेरे आगे कम से कम। ठीक है वेद प्रकाश, विद्रोही जी मुझे एक बात बताइए। जब से हम बजट देख रहे हैं, मतलब ये मेरा पत्रकारिता का समय हो या छात्र जीवन हो, यशवंत सिन्हा जी के समय से लेकर पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और जितने भी, अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण,
सरकार कहती है समावेशी बजट है, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। विपक्ष कहता है कि इस बजट में कुछ नहीं है, आंकड़ों का गेम है। ये हम हर जगह सुनते हैं, प्रदेश में, देश में। इससे इतर आप क्या देख रहे हैं चुनावी वर्ष का बजट, और जिस तरह की राजनीति बदलते वक्त में होती है, चुनावी वर्ष का बजट कैसा होता है? देखिए वरुण जी, कोई भी सरकार होती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, वो अपनी तरफ से अपने बजट को अच्छा बताती है, और जो विपक्ष होता है वो उसमें जनहित की चीजें देखता है, कमियां देखता है। ये स्वाभाविक है कि ये बहस खत्म नहीं होने वाली। और जहां तक चुनाव का वर्ष है, चुनाव के वर्ष में किसी की भी सरकार हो, वो ज्यादातर पॉपुलिस्ट बजट ही रखती है, जो यथार्थ में कम होता है और वोट लेने के लिए ज्यादा होता है। अब मोदी जी ने एक वादा किया था, पहली बार, मुझे पता नहीं वो इस बजट में पूरा होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि अब की बार हम बजट नहीं रखेंगे, केवल लेखा अनुदान रखेंगे। अगर केवल वो लेखा का अनुदान रखते हैं, अकाउंट्स रखते हैं, और कोई पॉपुलिस्ट बजट की परंपरा खत्म करते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। और यदि वो उसी डरने पर चलेंगे जो अब तक चलता रहा है, तो कोई उसमें कोई नई बात नहीं होगी। वो केवल चुनावी जुमले होंगे जो ये 10 साल से उछाल रहे हैं। मैं इनकी एक बात का जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने मुझे राइट ऑफ की बात कही। देखिए, ये आपका अपना सवाल हो सकता है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि अघोषित रूप से कर्ज माफ। उस कंपनी पर ना तो कोई क्रिमिनल केस बनता, हाँ, वो कंपनी अगर दोबारा चलानी है तो कुछ लोन देना होता है, तो पूंजीपति क्यों चलाएगा उस कंपनी? नहीं, छोड़िए ना आप, छोड़िए ना, बहस में मत पड़िए आप। क्या बात कर रहे हो आप? शास्त्री मुझे आप दर्शक मतलब क्या होता है? दर्शक दर्शक क्या कर लेंगे, बोलिए। दर्शक गूगल कर लेंगे, अभी डिबेट देखते देखते, और बता दें वेद प्रकाश जी ठीक बोल रहे हैं, मैं ठीक है, वो जवाब बता देंगे आपको, ठीक है। प्लीज प्लीज विद्रोही जी, बड़ी बैंक और लोगों को लोन दे पाए, ठीक है, और नए लोगों को लोन दे पाए, इसलिए राइट ऑफ होता है जी। विद्रोही जी, नए लोगों का लोन दे ना दे उससे कोई वो पुराने लोगों ने डिफॉल्ट किया, उसका नए लोगों को क्यों मिले? आपने फोन करके चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के सरकार में जो फोन करके लोन दिलवा दिए, उसके बाद हमने नकेल कसी, हिंदुस्तान से भाग गए वो, उनको कान पकड़कर वापस भी लेकर आ रहे हैं हम। अब उनका राइट ऑफ भी ना हो क्या, ताकि उन पर क्रिमिनल कार्रवाई ना हो क्या? वो कोर्टों में जाकर पूछते हैं हमारे हिंदुस्तान के कौन से अब वो तो करना पड़ेगा ना राइट ऑफ। वो राइट ऑफ इसलिए कर रहे हैं ताकि फिर मैं बातों के पास नहीं जा पाऊंगा, समय लिमिटेड है। विद्रोही जी कंप्लीट करिएगा। देखिए वरुण जी, डिफॉल्टर एक अलग चीज होती है, राइट ऑफ अलग चीज होती है। दोनों को मिलाकर अपनी बेईमानी को सिद्ध करना चाहते हैं। और इनके राज में किस तरह थोड़े दामों के अंदर सरकारी संपत्ति अदानी को बेची गई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग जब भी इनकी पोल खुलती है शोर करने लग जाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं है। इन्होंने कहा कर लीजिए, अरे फिर यार फिर आप ही बोल लीजिए। समय नहीं है मेरे पास। विद्रोही जी कंप्लीट करिए। अभी चुप ही नहीं रहते। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, आप करिए ना कंप्लीट, हम आपको सुन रहे हैं। जहां तक 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात है, ये उस पहले विज्ञप्ति को पढ़ ले कि किस कानून के तहत दिया जाता है। हर बार नीचे लिखा जाता है चुपचाप कि 2013 के तहत 2013 के खाद्य फिर बीच में यार तो आप ही कर लिया करो ना बहस। हम चुप हो जाते लोगों को देते थे, हम 80 करोड़ को देते थे। ईमानदारी के पास मैं ना जाऊँ के पास, ऐसे नहीं मानिए। देखिए समय खत्म नहीं हो गया, मुझे सबके पास जाना है जल्दी से, प्लीज। मुझे आप ये बताइए क्या इनका व्यवहार? आपकी बात तो माननी पड़ेगी। रुक जाइए विद्रोही जी, मेरी आपसे गुजारिश है, विद्रोही जी प्लीज कंप्लीट करिए। बोलता ही नहीं बीच में, ना मैं किसी को बोलता ना मैं किसी को पतिया। मेरी आपसे गुजारिश है, कंप्लीट करिए। नहीं, ये बात सच्ची कह रहे हैं, विद्रोही जी बीच में नहीं बोलते, लेकिन भाई साहब आप गलत जानकारी देंगे तो मैं यही अंतहीन हो जाएगा मामला। रुक जाइए, बार बार कहा जा रहा है चर्चा खत्म करने के लिए, रुक जाइए प्लीज। तो विश्वास रखते हैं आप, संवाद में विश्वास नहीं रखते, डायलॉग में विश्वास नहीं रखते, आप मोनोलॉग चाहते हैं क्या? वरुण जी पूरे ज्ञान का प्रोफेसर रावल, मेरी गुजारिश है प्लीज कुछ मत कहिएगा। अगर आप गलत जानकारी भी दे रहे हैं विद्रोही जी, मेरी बात। मैं सर मैं तो बोल ही नहीं रहा। बोलिए सर, बोलिए। 2013
के कानून के तहत दिया जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, जब सरकार खुद मान रही है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन मुफ्त देना पड़ रहा है, इसका मतलब है उनकी देना नहीं पड़ रहा, फिर भी दे रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। चलिए ठीक है, देना नहीं पड़ रहा। ठीक है। पहले कोर्ट आपसे पूछता है, ओंकार जी की बारी रुक जाइए, बस बस सर, समय नहीं है। अनाज सड़ गया, कोर्ट ने आपकी टिप्पणी की थी, मनमोहन सिंह से पूछा था कि राशन क्यों नहीं बांट देते गरीबों में, आपसे टिप्पणी की थी कि राशन गोदामों में सड़ रहा है, क्यों नहीं बांट देते, यथार्थ में कर दिया। आपको तो तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए हमारी, आप उनका में उसके गलत नैरेटिव बना रहे हैं, चलाते बात नहीं बनेगी, थोड़ी ठीक है। रुक जाइए ओंकार जी, आपके 30 सेकंड है, प्लीज 30 सेकंड ही लीजिएगा। जानकारी और ये ठगी करते हैं और बेईमानी कर लोगों को ठग कर। रुक जाइए ओंकार जी। वरुण जी देखिए, आप कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, जनता के हित में भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे ही बजट जनता के हित में होने चाहिए। 10 साल होने को हो गए इनकी सरकार को, इन्होंने जुमले और जुमेलों के अलावा किया क्या? देखिए, इन्होंने कहा था हरियाणा का काया पलट कर दिया। रुकिए रावल साहब, प्लीज प्रोफेसर रावल, नहीं ऐसा मत चर्चा करा करिए, मुझे बड़ा आनंद आता है। अब तो वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं। भैया आप उनको कैसे करते, लगता है कि अमेरिका हमारे से पीछे है। ये तो जो पीछे भाई, पीछे ही कर दिया, कहीं सूचांक में पीछे कर दिया, कहीं सूचांक में पीछे। जीडीपी हमारी बेहतर है अमेरिका से, यूएस बीच में नेगेटिव जीडीपी पर चला गया, हमारी नेगेटिव नहीं गई कभी भी। कोरोना काल आया, कोरोना काल झेल लिया हमने रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो विषम कितना स्वास्थ्य पर, कितना रोजगार पर, कितना, चलिए ठीक है, रोजगार आप 15,000 लोगों का रोजगार। पंकज भाई कंक्लूडिंग मुझे बताइए, बजट से कितनी उम्मीद है आपको? 1% उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, ये निराशावादी लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं और दिल्ली के अंदर कारनामे कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ईडी के सामने पेश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आज तो 5वां समन भी आ गया, केजरीवाल को 5वां समन भी दे दिया। अब भ्रष्टाचार किया तो जांच तो होगी कि नहीं होगी? जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कुछ घंटे बाद बजट आएगा, उसके बाद केजरीवाल बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।